हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का मॉडल पेपर तीसरा है। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा तीसरा, उपनिषद। अच्छा, अब देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है पूछा जा सकता है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। यहाँ पर रामायण दिया गया है, तो रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। ऑप्शन दूसरे में दिया है महाभारत, तो महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। यह सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था अर्थात लिखा था? ऑप्शन में दिया गया है वेदव्यास, पाणिनि, बाणभट्ट या मनु। तो किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है चौथा, मनु के द्वारा। तथा मनु के द्वारा रचना की गई मनु स्मृति की, जो शुंग काल की है। वेदव्यास ने किसकी रचना की? महाभारत की। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित तथा कादम्बरी लिखी गई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सिख नेता कि इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी? ऑप्शन में दिया गया है हरगोविंद, दूसरे में है गुरु गोविंद सिंह, तीसरे में है तेग बहादुर और चौथे में है अर्जुन देव। तो किसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई? राइट आंसर होगा तीसरा, तेग बहादुर की। अच्छा, पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। नानक कौन थे? संस्थापक थे सिख धर्म की। कब स्थापना हुई? तो 1469 में सिख धर्म की स्थापना हुई। अब यहाँ पर दिया गया गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे, है ना। और इन्होंने खालसा सेना का संगठन किया था। इसके बाद अर्जुन देव है। अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन में है ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी या अवध के बीच, अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है अवध की संधि, दूसरे नंबर पर है अलीनगर की संधि, तीसरे में है कलकत्ता की संधि और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि। तो किस संधि के माध्यम से? राइट आंसर होगा चौथा, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के मध्य संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी, किस सन में हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1931 में, 1925 में, 1919 में और चौथा ऑप्शन है 1929 में। तो राइट आंसर क्या होगा? कब हुआ था? तीसरा, 1925 में। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? ऑप्शन में दिए गए हैं महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन में दिया गया है 1919, 1928, 1925 और 1932। तो राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तीसरा, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। 1919 ऑप्शन में दिया गया है, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन में दिया गया है नमक पर, अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करना, अफीम खेती की मजबूरी, नील खेती की मजबूरी या
काम श्रम भत्ता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, किसका इसका मुख्य कारण था नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, है ना, इसलिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। देखिए यहाँ पर दिया गया है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बालतुल्लाल बालपाल, ये किससे संबंधित है? गरम दल के नेता माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, मीसोस्फियर और आयनोस्फियर। देखिए ऑप्शन में हमको छाट के बताना है, वैसे इसमें होता है अगर पूछा जाए बाहरी स्तर कौन सा है तो बहिर्मंडल होता है, लेकिन ऑप्शन में हमको छाट के बताना है। इन चारों में छाटना है तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा, है ना, कौन सा? आयनोस्फियर, आयन मंडल इसे कहते हैं। अच्छा पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की ये जो स्तर है, परत है, कितनी होती है? तो 5 परत होती हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है ताप मंडल या आयनोस्फीयर, है ना, आयन मंडल, और पांचवा होता है बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? ऑप्शन में दिया गया है 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का या 8 घंटे का। तो राइट आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? राइट आंसर होगा 12 घंटे का होता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन में है हडसन की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में या सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। राइट आंसर होगा तीसरा, मैक्सिको की खाड़ी में सिक्सवी द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहर में कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या जयपुर। तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। राइट आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि तलचेर कोयले की खानें कहां पर पाई जाती हैं? ऑप्शन में दिया गया है बिहार में, झारखंड में, ओडिशा में या छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में तलचेर कोयले की कारखाने पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना को, दूसरे में दिया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना को या 9वीं पंचवर्षीय योजना को या 10वीं पंचवर्षीय योजना को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें दूसरा, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग? ऑप्शन में दिया गया है चीनी उद्योग या डेयरी या बैंकिंग या वस्तुओं का परिवहन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा दूसरा, डेयरी। देखिए प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे? जब कोई उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों से व्युत्पन्न होता है तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे डेयरी हो गया हमारा, दूध वगैरह का काम, उत्पाद में जैसे दूध हो गया, ये सब प्राकृतिक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इन ऑप्शन में छाट के बताना है। ऑप्शन दिया गया है अरुण जेटली के द्वारा, दूसरे नंबर पर है रामनाथ कोविंद के द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया था इस योजना का शुभारंभ? तो 5 मार्च 2019, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन में दिया गया है कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा या वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तीसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? ऑप्शन में दिए गए हैं मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल या रघुराम राजन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दूसरा, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा कौन थे? तो सुनील अरोड़ा ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। किस नंबर के थे?
23वें नंबर के। अच्छा, अब वर्तमान में पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? राजीव कुमार है, राजीव कुमार है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जाए तो कौन है? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। अच्छा, अब बात की इसमें किसकी की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी जा सकती है कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। अप्रैल 1935 में हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 1934। अच्छा, पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे जाए तो कौन थे? सीडी देशमुख थे, है ना। भारत के जो करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पूछे जाए तो कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 47वां संविधान संशोधन या 56वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चौथा, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा यह बताया गया था कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा या आपातकाल लगाना, केंद्र राज्य संबंध या वित्त आयोग का गठन। तो भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा दूसरा, आपातकाल लगाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि महाभियोग के द्वारा किसे उसके पद से हटाया जाता है ना। ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या किसी राज्य के राज्यपाल को। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फर्स्ट, राष्ट्रपति को। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 14, दूसरे में है अनुच्छेद 16, तीसरे में है अनुच्छेद 46 और चौथे नंबर पर है अनुच्छेद 19, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दूसरा, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 द्वारा यह बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित सहायता प्राप्त जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति या पदों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? तो कानून के समक्ष सभी को समानता बताया गया है। और अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि जो SC, ST, OBC हैं, इनके शैक्षिक आर्थिक हित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद 19 में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या ग्राम स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लॉक स्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ऑप्शन में दिया गया है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री या -140 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका दूसरा, -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है कार्निया, फिर दूसरे नंबर पर दिया गया है एक्वियस ह्यूमर, तीसरे पर है लेंस और चौथे पर है काचाभ द्रव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका लेंस, तीसरा।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaO है, CaCO3 है, CaCl2 है, कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट, कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना, हाइड्रेट चूना, मंद चूना, अच्छा नमकीन चूना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया हृदय, दूसरे पर है यकृत, गुर्दा या फेफड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन में दिया गया है थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सही जवाब होगा चौथा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह क्या करती है? मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आया है सामान्य हिंदी से, है ना? तो निर्देश देख लेते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें तथा रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन में दिया गया 36वां क्वेश्चन है कि उसके धन की निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि को अंडरलाइन किया गया है और इसी का अपोजिट पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है। किंतु उसके चरित्र का क्या हो रहा है? वृद्धि का अपोजिट इसमें छाटना है। ऑप्शन में दिया गया है पतन या ध्वंस या विनाश या क्षय। तो वृद्धि का अपोजिट क्या होता है? फर्स्ट इसका सही जवाब होगा क्या? पतन, है ना? और देखिए यहाँ पर दिया गया है ध्वंस और विनाश, यह किसके अपोजिट है? तो यह निर्माण के अपोजिट है। निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस होगा, विनाश होगा। क्षय का पूछा जाए विलोम शब्द क्या होगा क्षय का? तो अक्षय होगा। ठीक, क्षय का। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है हस्तालंबन, हस्तलंबन, हस्तावलंबन या हस्तावलंबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तीसरा, है ना? हस्तावलंबन। यह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? सहारा या आश्रय। सहारा या आश्रय किसका? हस्तावलंबन का। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है देवार, देवरानी या देवरानी या देवरा। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, देवरानी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन में दिया गया है कि दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। दूसरे पर दिया गया है कि दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। तीसरे पर दिया गया है कि दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। चौथे पर दिया गया है दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो देखिए इसमें अशुद्ध किस तरह है? तो अशुद्ध इसमें इस तरह की इसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे भारी, भरकम, भारी भी दे दिया गया, भरकम भी, बहुत और भारी। तो राइट आंसर इसका है तीसरा, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। अगला क्वेश्चन है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। भाई जिसके पास पैसा होगा उसी की इज्जत होगी। अब आगे दिया गया है कि के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, है ना? ऑप्शन में दिया गया है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। दूसरे ऑप्शन पर दिया गया है जैसी तेरी कामरी वैसे मेरी की। तीसरे नंबर पर दिया गया है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। और चौथे नंबर पर लोकोक्ति है जर है तो नर नहीं तो सब खंडहर। ऑप्शन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चौथा। देखिए पैसा है तो आदमी की इज्जत है, अर्थात जर है तो नर है, नहीं तो क्या है? खंडहर है। अब देखिए अब इसमें दिया गया है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। दूसरे पर नंबर पर दिया गया है कि जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब जैसा दोगे वैसा लोगे, अर्थात इसमें क्या है? जैसा दोगे, है ना, वैसा लोगे। और तीसरे नंबर है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात अच्छे लक्षणों का बचपन से ही दिखाई देना। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।